नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज वही एग्जाम पेपर्स की सीरीज में अपन आगे चलेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अभी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपसे। आपको पता ही है कि हम लाइब्रेरियन 2022 का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 61 की चर्चा करेंगे। अभी बताएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 61 आप रीड करिए और मुझे आंसर दीजिए इसमें क्या होगा। ठीक है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान केंद्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। बताइए, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान केंद्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? RFID टैग जो होता है वो पुस्तक में दिया होता है, वो किस लिए दिया होता है, ये उस क्वेश्चन में पूछा है। आप आंसर दें। ऑप्शन नंबर 1 प्रलेखों के परिसंचरण हेतु, ऑप्शन नंबर 2 प्रलेखों के सूचीकरण हेतु, ऑप्शन नंबर 3 प्रलेखों की सुरक्षा हेतु और ऑप्शन नंबर 4 प्रलेखों के अर्जन हेतु। साथियों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें पूछा है कि इनमें से सही कौन सा है, यानी इनमें से 2 सही है। देखिए यहाँ पे 2 का यहाँ कंबाइन किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी में 3 और 2, ऑप्शन नंबर डी में 1 और 3। आप आंसर दें कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए RFID जो टैग होता है वो जनरली किस लिए प्रयोग में लिया जाता है? पुस्तकालय सूचना विज्ञान केंद्रों में जो RFID टैग है उसका उपयोग प्रलेखों के परिसंचरण हेतु और प्रलेखों की सुरक्षा हेतु उपयोग में लिया जाता है। यानी सर्कुलेशन जो किया जाता है वो RFID टैग उसमें मुख्य भूमिका अदा करता है और एक सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, यानी बुक के प्रोटेक्शन के लिए भी RFID टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखें प्रलेखों का परिसंचरण और प्रलेखों की सुरक्षा, यानी 1 और 3 ये दोनों ही ऑप्शन राइट माने जाएंगे। तो ऐसा इसमें ऑप्शन ढूंढिए 1 और 3 कहाँ पे है, ये वाला 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए साथियों? आगे बढ़े। देखिए जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो आप बस ध्यान देते रहिए और ऑप्शन टिक करते रहिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए और आंसर दीजिए। फर्नीचर व उपकरणों के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिया जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद के अंतर्गत आता है? देखिए आपने बजट पढ़े होंगे, उसमें कुछ अनुदान दिए हैं, एक आवर्ती अनुदान, वृत्ति अनुदान, अनावर्ती अनुदान और वार्षिक अनुदान। राइट, तो आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए कि इसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद आप आंसर दें। ठीक है, यहाँ पूछा है फर्नीचर व उपकरणों के क्रम में, यानी फर्नीचर और उपकरण या फिर पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें हैं, जितनी मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर और भी फर्नीचर अगर अपन कहें तो फर्नीचर का सामान है, उनके लिए जो आवंटन दिया जाता है वो कौन से बजट के अंतर्गत आता है, ये यहाँ पूछा है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दें किसके अंतर्गत आता है। देखिए ऐसा बजट जो सिर्फ फर्नीचर या फिर सामान, इंस्ट्रूमेंट या फिर पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए जो बजट दिया जाता है वो बजट अनावर्ती अनुदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनावर्ती अनुदान में ऐसा बजट शामिल होता है जो सिर्फ पुस्तकों या फिर फर्नीचर या उपकरणों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऐसा जो बजट है वो पूरे एक वर्ष में एक ही बार दिया जाता है, इसलिए इसे अनावर्ती अनुदान बोला जा रहा है। ठीक है, एक वर्ष में एक ही बार। राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में ETD डेटाबेस संधारित किया जाता है, यानी भारत में ETD डेटाबेस जो है वो किसके द्वारा
संधारित किया जाता है, आपको इनमें से आंसर देना है। अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ टिक करिए कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ अगर इस तरीके से इनको कंबाइन किया है 1 और 3 सही है, 2 3 4 सही है, तो इसका मतलब इनमें से कोई 2-3 ऐसे हैं जो ईटीडी डेटाबेस को संधारित करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे आंसर दें कि कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, आप आंसर दीजिए और ये बताइए कि ईटीडी डेटाबेस क्या होता है। बताइए 63 आंसर, क्वेश्चन नंबर 63। ईटीडी की फुल फॉर्म ही बताओ सबसे पहले तो कि ईटीडी क्या होती है। ईटीडी की फुल फॉर्म जिन जिन बच्चों को मालूम है वो जल्दी से आंसर दे। समझ गए? ईटीडी की फुल फॉर्म है, यानी ईटीडी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डाइसर्टेशन। ठीक है, अब इसे बताइए कि इसको किस संस्था के द्वारा यानी किसके द्वारा इसे संधारित किया जाता है, आप इसका आंसर दें। ठीक है, इसको जो संधारित किया जाता है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? विद्यानिधि और शोधगंगा। विद्यानिधि और शोधगंगा द्वारा ईटीडी डेटाबेस को संधारित किया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है, तो आप इस पे ध्यान दें और इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ के इसे अपने दिमाग में कंफर्म करें। ठीक है, कि ईटीडी डेटाबेस जो है उसे संधारित किया जाता है विद्यानिधि और शोधगंगा द्वारा। राइट, आगे बढ़े। इसमें आंसर आपको बता ही दिया कौन सा, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है अपना राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित सूचीकरण कोड को उनके उद्भव अनुसार क्रम में रखें, यानी उद्भव वर्ष के अनुसार उनको क्रम में रखें कि कौन से सूचीकरण कोड का कब प्रतिपादन हुआ, इसे कब उद्भव किया गया। इनमें से इन चारों को उस क्रम में रखें कि इनकी उद्भव वर्ष क्या है। ठीक है, AACR2 कब अस्तित्व में आया बताइए। AACR2 एक कोड है, CCC भी एक कोड है और AA कोड है और ALA भी एक कोड है। ठीक है, इनको इनकी उद्भव वर्ष के अनुसार क्रम में जमाइए और यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से टिक करिए। राइट, आप बताते चलिए जल्दी जल्दी कि क्या होगा। मैं एक बार आपको इनकी वर्ष बता दूं तो आप क्रम में अरेंज करके उनको आंसर राइट कर पाएंगे। ठीक है, AACR2 कब आया बताइए। AACR2 जो है वो कब आया? सही है, AACR2 कब आया बताओ। आप आंसर दें कि कौन से क्रम में आया। ठीक है, देखिए कॉलम क्लासिफिकेशन 1933। ठीक है, आपको सबको पता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन कब आया, 1933 में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CCC कब आया, 1934। ठीक है, CCC कब आया, 1934। और दूसरा AA कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड, ये कब आया, 1908। राइट, ALA कोड कब आया, 1949। और AACR2, देखिए AACR1 कब आया, एक बार मैं आपको बताऊं पहले। AACR1
फर्स्ट जो है वो कब आया? 1967 में। और AACR 2 कब आया? 1978 में। ठीक है, फिर इसका संस्करण आया था AACR 2 का 1988 में। ठीक है, आप तो यहाँ इन पे टिक करो कि इनको आप अरेंज करिए और अरेंज करके इनमें से ऑप्शन राइट ऑप्शन टिक करिए। ठीक है, बताइए। देखिए सबसे पहले इनमें से हमें कौन सा दिख रहा है? 1908, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद में 1934, फिर 2। ठीक है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। 3241, 3241। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। यानी देखिए इनके उद्भव वर्ष को आप अच्छे तरीके से याद कर ले कि AACR 1 कब आया, AACR 2 कब आया, CCC कोड क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ये कब आया, AA एंग्लो अमेरिकन कोड और ALA इनको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड, इनको इनके उद्भव वर्ष को जरूर याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ALA कोड कब आया, यानी और इनकी डेफिनेशन जरूर याद कर ले। AACR 2 क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फर्स्ट और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड। ठीक है, दो आए, एक 1967 में, दूसरा आया 1978 में। ठीक है, इतनी बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 65 बताइए, किन्हीं दो सूत्रों या फिर किन्हीं दो सूत्रों और सिद्धांतों के मध्य विवाद की स्थिति में इसका निदान निम्नलिखित के माध्यम से संभव है। बताइए, यानी दो उपसूत्र हैं या फिर कोई सिद्धांत है, उनके मध्य विवाद हो गया तो उनको किसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, यानी उनमें जो विवाद हुआ है उसे किसके द्वारा मिटाया जा सकता है। आप चारों ऑप्शन में से टिक करिए। यहां देखिए पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अवधारणाएं। क्या इसके द्वारा मिटाया जा सकता है? नहीं। अगर दो उपसूत्रों या सिद्धांतों में विवाद हुआ है तो उनको किसके द्वारा मिटाया जा सकता है पुस्तकालय विज्ञान में? आप बताइए। पोस्टुलेट्स नहीं। सिद्धांत और नियम, यहाँ तो सिद्धांत नियम की तो बात ही हुई है, नहीं। पंचसूत्रों द्वारा या फिर फेज रिलेशन द्वारा, दशा संबंधों द्वारा, इनका कोई संबंध नहीं है इससे। इसका मतलब राइट ऑप्शन जो होगा हमारा पंचसूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो हैं आप सबको पता है, उनके द्वारा किसी दो उपसूत्रों या सिद्धांतों में अगर विवाद हुआ है तो उनको पंचसूत्रों के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में? पंचसूत्रों में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पांचों सूत्र हमने बता दिए। आप पहले क्वेश्चन आया हुआ था उसी में हमने एक बार आपको चर्चा कर ली। मेरा कहना है कि सभी विद्यार्थियों को पूरे 5 सूत्र इस तरीके से याद होने चाहिए कि अगर पूछा जाए पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है तो राइट टिक कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? बताइए, भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1860 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 में, ऑप्शन नंबर सी 1949 में और ऑप्शन नंबर डी 1976 में। करिए टिक। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में लागू हुआ। इसमें संशोधन भी किया गया था वर्ष 1956 में। समझ में आया? इसके अनुसार क्या है, भारत में प्रत्येक प्रकाशक को अपनी प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति निःशुल्क भारत सरकार के 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय को भेजनी होती है। समझ रहे? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा, देखो इस एक्ट को किस वर्ष में लागू किया था? 1954 में लागू किया था। इसमें संशोधन भी हुआ था वर्ष 1956 में, 2 साल बाद। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत सरकार के जो 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय हैं उनमें
प्रत्येक प्रकाशक को अपने द्वारा जो प्रकाशित की गई है पुस्तक, उसकी एक एक प्रति चारों पुस्तकालय को भेजनी होती है, यानी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को भेजनी होती है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो भारत के 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को अपनी एक पुस्तक चारों को भेजनी होती है। ठीक है, भारत की 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है, ये आपको पता है या नहीं? देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में कौन सी सम्मिलित नहीं है, इस तरीके का प्रश्न दिया जा सकता है। तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि वो 4 लाइब्रेरी कौन सी हैं जो भारत के डिपॉजिटरी पुस्तकालय में शामिल की गई हैं। एक है कॉनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, तीसरा नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता और चौथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये चारों जो पुस्तकालय हैं वो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में शामिल किए गए हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। किसी श्रृंखला या एरे में उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर टिक करिए। ऑप्शन नंबर 1 आतिथ्य, दूसरा विस्तार, तीसरा सुनिश्चितता और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। टिक करिए। आतिथ्य है या विस्तार है या सुनिश्चितता है या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं है। किसी श्रृंखला या एरे में उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को क्या कहा जाता है? अंकन की ऐसी क्षमता को आतिथ्य कहा जाता है। राइट, समझ गए? क्या है आतिथ्य? इंग्लिश वाले विद्यार्थी, आतिथ्य का मतलब समझ रहे हैं क्या? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, समझ गए? किसी श्रृंखला या एरे के उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को आतिथ्य या हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? चारों में से टिक करिए, कौन सा नहीं है? स्थानीय भाषा, देखिए स्थानीय भाषा से शब्द निरूपण हो सकता है व्युत्पत्ति, व्याकरणिक सूचना, ग्लॉस। क्या है ग्लॉस, समझ रहे हैं क्या? बताइए क्या हो सकता है? भाषा शब्दकोश से किस किस का संबंध है? इनमें से चारों में से बताइए किस किस का है और किसका नहीं है? भाषा शब्दकोशों से जो संबंध है वो स्थानीय भाषा का है, व्युत्पत्ति, व्याकरणिक सूचना, यानी इन तीनों का संबंध भाषा शब्दकोशों से है। ग्लॉस क्या है? आप लोग ग्लॉस का अर्थ बताइए। ग्लॉस क्या समझ रहे हो आप? ग्लॉस है क्या चीज? ग्लॉस जो है वो एक हाशिए या पंक्तियों के बीच एक मूल पाठ का अर्थ या व्याख्या होती है। समझ गए? ग्लॉस, उसका भाषा शब्दकोशों से कोई संबंध नहीं होता। ग्लॉस का एक पंक्ति या हाशिए अपन कहें तो उसके बीच में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है या जो मूल पाठ दिया गया है उसको अपन ग्लॉस बोलते हैं। ठीक है, उसका भाषा शब्दकोशों से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए यहाँ राइट आंसर जो होगा वो ग्लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69। भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN, ये क्वेश्चन मुझे
मिस प्रिंट लग रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 जो है उसे इस प्रकार पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 69 को, कि भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जाता है। यहाँ ये जो दिया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 73 जोड़ दिया है, इतना यहाँ तक नहीं पढ़े इसे, ठीक है। आप लोग इसे पढ़िए, भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जाता है। देखिए लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2022 के एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 69 जो दिया है वो इस प्रकार है कि भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जाता है। ISSN होता क्या है, ISSN का पूरा नाम क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? बताइए ISSN पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, राइट। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बताइए? एक ISBN होता है, एक ISSN होता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए ISSN जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है जो 8 अंकों का होता है, ठीक है। ISSN जिसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर टिक करें, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निस्कियर दिल्ली, इसके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, ठीक है। कितने अंकों का होता है ये सीरियल नंबर? 8 अंकों का। एक ISBN है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, वो पूर्व में 10 अंकों की हुआ करती थी, वो नंबर 10 अंकों का होता था, लेकिन बाद में उसे 13 अंकों का कर दिया, यानी अभी जो चल रहा है ISBN वो 13 अंकों का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, आप ये ISSN और ISBN दोनों को अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 70, विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद क्या है? विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण, इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको क्या कहेंगे? एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण को इसका वैकल्पिक पद क्या है, यानी इसे क्या कहा जाता है? अपन इसमें आंसर दें तो क्या होगा बताइए? गणनात्मक वर्गीकरण, ये लगभग पक्षीय वर्गीकरण, या पक्षीय वर्गीकरण, या पूर्णतः परंतु कड़ाई के साथ पक्षीय वर्गीकरण। ये बोर्ड के द्वारा ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा राइट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें से जो है इसे बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, क्योंकि यहाँ जो विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण है वो पूर्णतः मुक्त परिगणनात्मक होती है, और इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जो पूर्णतः मुक्त परिगणनात्मक हो। समझ गए? बताइए विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद क्या होता है? पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण, ऐसा कहीं है? पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण, इस जो पद्धति को कहते हैं वो है विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। लेकिन ऐसा यहाँ कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, स्टार लगा दिया, ठीक है। यहाँ जो आंसर टिक होगा वो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण होगा, ठीक है। समझ गए विद्यार्थियों? देखिए वर्गीकरण की कुछ प्रजाति आप सभी ने पढ़ी होंगी, स्पेसीज ऑफ क्लासिफिकेशन नाम से,
सबने पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से कि शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति या लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति या लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति या पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों ने ये 6 वर्गीकरण की स्पेसीज यानी प्रजातियां पढ़ी होंगी। ठीक है, पहली है शुद्ध परिगणनात्मक, दूसरा लगभग परिगणनात्मक, तीसरा लगभग पक्षात्मक, चौथा है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक और पांचवा है लगभग मुक्त पक्षात्मक और छठवां है पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। ठीक है, तो यहाँ जो है वो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है जो विश्लेषकी एनालिटिको सिंथेटिक वर्गीकरण में शामिल किया गया है। ठीक है, विश्लेषकी संश्लेषित वर्गीकरण में। राइट, आगे बढ़े। इन स्पेसीज को सभी ध्यान रखना 6 प्रजातियां दी हैं। 6 प्रजातियां कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन से संस्करण को जोड़ा है, यानी पहली में यूडीसी किसमें शामिल है या डीडीसी किसमें शामिल है, सीसीसी के पहले दूसरे तीसरे संस्करण किसमें शामिल है और आगे के 5वें 6वें किसमें है, 7वां किसमें है। तो ये सभी अलग अलग प्रजातियों में दिए हैं। आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन इतनी बात करेंगे कि यहाँ इसमें कौन सा आंसर है, इसमें से चारों में से कोई भी आंसर टिक नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि विश्लेषकी संश्लेषित वर्गीकरण पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण का वैकल्पिक पद होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। इसमें विश्लेषकी संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक फुल्ली फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन, जो अभी बताया था कि पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक में का वैकल्पिक पद नाम होता है, जिसमें इसका सीसीसी का 7वां संस्करण दिया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत द्विबंधु वर्गीकरण कॉलम क्लासिफिकेशन के विभिन्न संस्करण सम्मिलित किए गए हैं। इस तरह की वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पक्षों में बांटने के बाद फैसेट सीक्वेंस का निर्धारण किया जाता है, इसीलिए इसे पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक बोल रहे हैं। ठीक है, फुल्ली फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन। राइट, समझ गए? अब यहां तक कंसेप्ट सबका क्लियर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 71। एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने हेतु यूडीसी में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। देखिए साथियों, यहाँ जो दिए पूछा है वो यूडीसी में एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को पूछा है, यानी लगातार अंकों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया है, बताइए। लगातार अंकों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया है, वो आपको इसमें ऑप्शंस में टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द्विबंधु यानी कॉलन, अपन इन बिंदुओं को कॉलन बोलते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया है, या धनात्मक का या स्लैश का या छोटे कोष्ठक का। लगातार क्लास को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया है, तो यहाँ यूडीसी में लगातार के लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया है। आपको सबको पता है कि यूडीसी में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया था, जो किस प्रकार किया था आप बताएं। धनात्मक किसके लिए था कि लगातार आने, यानी एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को, जो एक क्रम में नहीं आते, जो लगातार श्रेणी में आ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए यहाँ धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया था। ठीक है, बताइए समझ गए ना यहाँ तक। और एक क्रम में आने वाले अंकों को देखिए, ये तो हो गया लगातार, और लगातार आने वाले अंकों को किस चिन्ह से जोड़ा था, ये सभी को पता है। लगातार आने वाले अंकों को स्लैश से जोड़ा था, समझ गए। स्लैश से स्ट्रोक बोला जाता है, ये समझ गए ना। और कॉलन का प्रयोग किसने किया था, बताइए। धनात्मक का तो हो गया लगातार के लिए, स्लैश का हो गया लगातार के लिए। ठीक है, और कॉलन का किसके लिए किया गया था, संबंधित मुख्य वर्गों को जोड़ने के लिए, यानी जो रिलेटेड मेन क्लास है एक दूसरे के, उनको जोड़ने के लिए कॉलन का प्रयोग किया गया था। जिनका रिलेशन एक दूसरे के साथ है, उन ऐसी क्लासेस को जोड़ने के लिए यूडीसी में कॉलन चिन्ह का प्रयोग किया गया था। ठीक है,
यहां तक सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? धनात्मक का किसके लिए किया गया था? मैं लिख देती हूं लगातार, और स्लैश का लगातार आने वाले मेन क्लास को जोड़ने के लिए, ठीक है, और ये संबंधित क्लास को जोड़ने के लिए, संबंधित मुख्य वर्गों को जोड़ने के लिए कॉलन का प्रयोग किया गया था। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 72। AACR2 में तृतीय या काल्पनिक इंडेंशन निम्नांकित से आरंभ होता है। आप बताइए कि AACR2 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड में तृतीय या काल्पनिक इंडेंशन निम्नांकित में से यानी इनमें से किसके बाद आरंभ किया जाता है? यानी 8 स्पेस के मार्जिन के बाद या 12 के बाद या 14 के बाद या किसी भी मार्जिन। बताइए, तृतीय या काल्पनिक इंडेंशन किसके बाद आरंभ किया जाता है? आपको ये राइट आंसर देना है। बताइए। यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, 14 स्पेस का मार्जिन देने के बाद काल्पनिक या तृतीय या काल्पनिक इंडेंशन जो है वो आरंभ किया जाता है। 8, ये सबको पता होगा, 8 + 4 + 2 का कंसेप्ट तब हुआ है 14, ठीक है, समझ गए? यहाँ पे 8 + 4 + 2 का कंसेप्ट यहाँ दिया है, इसलिए 14 स्पेस का मार्जिन छोड़ने के बाद ये तृतीय या काल्पनिक इंडेंशन प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल लीडिंग लाइन जो है वो लाल पेन से खींची जाती है, बाकी जिसके अंदर एक्सेशन नंबर लिखा जाता है, समझ रहे हैं? फर्स्ट वर्टिकल जो है और सेकंड वर्टिकल ये रेड पेन से खींचा जाता है और इन्हीं के अंदर एक्सेशन नंबर को लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल तो यहाँ तृतीय की पूछा है तो थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल ये किससे खींची जा रही है? रेड पेन से, ठीक है ना। इनके अंदर किसका संकलन है? एक्सेशन नंबर का, पर ये रेड संख्या इन दोनों लीडिंग लाइन के लिए बीच में दी जाती है, ठीक है। और थर्ड इंडेंशन किसके बाद? तो 14 के बाद। यहाँ 8 + 4 का कंसेप्ट हो गया फर्स्ट और सेकंड को, और फिर प्लस में 2 काउंट करके 4 3 यानी 14 स्पेस का मार्जिन दिया जाता है, तब तीसरी या काल्पनिक इंडेंशन खींची जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक सबको? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 73। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग वह है। क्वेश्चन नंबर 73। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग क्या है? आप इनमें से मुझे बताइए राइट आंसर। खोज के समय विचारों का समन्वय करती है, ऐसा है क्या कि जब खोज होती है तो खोज के समय विचारों का समन्वय करती है। दूसरा है एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है। बताइए कि एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है, या फिर खोज के समय वाक्यों का समन्वय करती है, या फिर समन्वय की संभावना की स्वीकृति नहीं देती है। प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग क्या होती है? बताइए। प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग, प्री का मतलब आप सबको पता है, यानी पहले से किसी के बारे में अपन एनालाइज करें या फिर पहले से किसी चीज को तैयार करें। तो पूर्व समन्वय होता है, यानी हमें जैसे इंडेक्स बनानी है तो इंडेक्स के लिए हम इंडेक्स जब निर्मित कर रहे हैं तो उससे पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो होता है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका, ठीक है। यानी पहले से अपन को तैयार करना,
तो यहाँ ऐसा क्या है, एक इंडेक्स निर्मित करते समय हमें एक इंडेक्स बना रहे हैं, उसे बनाते समय विचारों का समन्वय करती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर तो यही आपको दिख रहा है, बाकी इनमें से तो ऐसा कोई नहीं है। खोज के समय से क्या मतलब है, इधर भी खोज के समय वाक्यों का समन्वय करती है, ऐसा नहीं है। यहाँ समन्वय की संभावना की स्वीकृति नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है वो एक इंडेक्स निर्मित करते समय, जब भी हम एक इंडेक्स बनाते हैं, वो बनाते वक्त हमारे विचारों का समन्वय करती है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, आगे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग जो है वो संबंधित है, एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 74। इंसडॉक को अब निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। इंसडॉक को फिलहाल में वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इस नाम से जाना जाता है क्या? मेरे ख्याल से फुल फॉर्म है ये, है ना। इंसडॉक की फुल फॉर्म क्या है, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंसडॉक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। पहले इसका नाम इंसडॉक हुआ करता था, और इंसडॉक का पूरा नाम अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस डिफेंस ऑनलाइन सेंटर, कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। और ऑप्शन नंबर 4 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेस, ये भी कुछ नहीं। तो आंसर आप टिक करो, अब क्या होगा? कर पा रहे टिक? ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, यानी ये तो पहले इसका नाम हुआ था। अब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ठीक है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय, क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, समझ गए ना। निष्क्रिय का पूरा नाम अपन यहां पढ़ सकते हैं, जिसे इंसडॉक प्लस निस्कॉम को मिला के निष्क्रिय नाम दिया गया था सन 2002 में, समझ गए। निष्क्रिय का उद्भव कब हुआ? वर्ष 2002 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग इसके लिए तैयार रहें। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसे किस नाम से? निष्क्रिय नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75। जेड, ये देखो 7 नहीं है, ये जेड 39.50 किसका मानक है? ऐसे पढ़े आप इसे, जेड 39.50 किसका मानक है? बताइए क्या है ये जेड 39.50? समझ पा रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 75। जेड 39.50 का विकास कब हुआ था? 1970 में। जेड 39.50 का विकास कब हुआ था? लिख दे रही हूं, 1970 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1970 में। फिर इसके बाद 1988
92, 95 और 2003, 1988, 1992, 1995 और 2003 में इनके नए वर्जन दिए गए। ठीक है बच्चों, Z39.50 का विकास सबसे पहले 1970 में हुआ था और इसके नए वर्जन इन वर्षों में दिए गए 1988 में, 1992 में, 1995 और 2003 में। ठीक है, ये इन वर्षों में इनके नए वर्जन आए। अब ये क्या किसका मानक है, आपको ये आंसर देना है। ठीक है, किसका मानक है ये आपको आंसर देना है। तो Z39.50 जो है वो खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाओं का मानक है। खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाओं का मानक है। इसे देखो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया जाता है Z39.50 को। ठीक है, आगे बढ़े, समझ गए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना। आपको देखो बोर्ड क्या क्या यहाँ पूछ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी तो पूछा ही है किसका मानक है, आपने बता दिया खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाओं का। ठीक है, ये आपने बता दिया कि Z39.50 जो है वो खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाओं का मानक है। ठीक है, क्या होता है ये Z39.50? बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड होता है। ये भी एक शब्द आप ध्यान रखें, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, ये पूछ सकता है आगे क्वेश्चन, यहां से बन सकता है कि Z39.50 यहाँ पूछा है किसका मानक है, तो खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाओं का मानक है। होता क्या है, एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आगे पूछ सकते हैं कि इसका विकास कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। इसके फिर नए वर्जन कौन कौन से वर्ष में आए। देखो क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पुट हो सकता है कि Z39.50 के नए वर्जन कौन से वर्ष में नहीं, नया वर्जन कौन से वर्ष में नहीं आया। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे और चौथा ऑप्शन कोई और टिक कर देंगे यहाँ। ठीक है ना, तो आपको इन चारों वर्ष को अच्छे से पढ़ना है, 88, 92, 95 और 2003, यानी इन 4 वर्षों में इसके नए वर्जन दिए गए थे। ठीक है ना, आगे बढ़े, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसे आगे ये यहाँ देखिए एक बार, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ये थोड़ी सी व्याख्या में इसलिए लेके आई हूँ कि आपको पता चल सके। 1988, 1992, 95 और 2003 में इसके नए वर्जन आए, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, ये एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड होता है जिसका विकास 1970 में हुआ था। ठीक है, यहाँ जो ये एलओसी है ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। एलओसी का जो पूरा नाम है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस होता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसके द्वारा इसे अनुरक्षित किया जाता है। ठीक है,